गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की प्रमुख पर्वत और पहाड़ियाँ। देखिए, एक होता है चोटी और एक होता है पर्वत और एक होता है पहाड़ी। ये तीनों ही चीज़ अलग अलग होती हैं। पर्वत, चोटी और पहाड़ियाँ, और इसमें होता है पठार। पर्वत, चोटी, पहाड़ियाँ और पठार, चारों चीज़ अपने आप में अलग अलग पॉइंट हैं, अलग अलग टॉपिक हैं। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे पर्वत और पहाड़ियाँ। हम जो दो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एक तो पर्वत और एक है पहाड़ियाँ। चोटियाँ और पठार हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्वत और पहाड़ियाँ। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना ये टॉपिक। बड़ा इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ थोड़े समय के लिए वो चीज़ हमारे दिमाग में रहे तो हम उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं कि चीज़ कहाँ पर है, किस जगह स्थित है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमें वो चीज़ लंबे समय तक याद रखनी है और उसको अपने दिमाग में काफ़ी समय तक स्टोर करके रखना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में जानने की ज़रूरत होती है और जानने की मतलब ज़रूरत होती है कि वो चीज़ कहाँ पर है और उसके आसपास की लोकेशन क्या है और उससे जुड़ी और क्या चीज़ें हैं कि हम उस चीज़ को मतलब कोई भी टॉपिक हो उस टॉपिक को अपने दिमाग में ज़्यादा समय तक रख सकें। तो इसीलिए जो हम आज अपना टॉपिक लेकर आए हैं, मैं कोशिश करूँगी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बात इसके बारे में ना करते हुए हम छोटे छोटे से पॉइंट जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि किस पहाड़ी या पर्वत के बारे में क्या चीज़ें खास हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का पर्वत और पहाड़ियाँ। आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ दक्षिण भारत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो दक्षिण भारत है वो हमारा पठारी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और यहीं पर जो ज़्यादातर हैं आपकी पहाड़ियाँ और पर्वत पाए जाते हैं। और उत्तर भारत में थोड़ी बहुत पूर्वोत्तर भारत में भी हैं, जैसे गारो खासी हिल्स वगैरह, लेकिन उत्तर भारत में इनकी ज़्यादा संख्या ना होते हुए तो अगर जब हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो दक्षिण भारत से शुरू करेंगे जहाँ पे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। सबसे पहले शुरू करते हैं हम राजस्थान से। राजस्थान में जो हमारी इम्पोर्टेंट हिल्स है, सिर्फ आपको एक हिल इसमें याद करनी है जो बार बार आती है, वो आती है मुकुंद हिल। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट हिल है वो है मुकुंद हिल्स, जो कि राजस्थान की काफी इम्पोर्टेंट हिल है। देखिए, जो मुकुंद हिल है इसको अब मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। एक बार इसका जो नाम था वो 2006 में बदला गया था। बदलने की मतलब अर्जी दी गई थी, लेकिन ये नामंजूर करते हुए इसकी जो मतलब मंजूरी दी गई वो 2012 में दी गई थी। पहले जो इसका नाम था वो था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन वर्तमान में जो इसका नाम है मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में इसका नाम क्या है? मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान, जबकि 2012 तक इसका नाम क्या था? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। आपसे ये वाला प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? मुकुंद हिल के पास राजस्थान राज्य में स्थित है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए जो मुकुंद राष्ट्रीय उद्यान है इसका पहले क्या नाम था, तो आपको आंसर क्या टिक करना है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आते हैं हम गुजरात में।
देखिए, पहले आप जानते हैं कि जो भारत था, वो अफ्रीका का जो मतलब जो अफ्रीका है और जो भारत है, ये दोनों क्या थे, सटे हुए थे। लेकिन गोंडवाना लैंड के अलग होने से ये वाला क्षेत्र क्या हुआ था, टूटकर अलग हो गया था। और आप देखेंगे जो अफ्रीका की जो बनावट है वो इस तरह, इस वाले पार्ट से शुरू होकर इस तरह की बनावट है। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल सीधा नहीं है। तो ये जो बनावट थी, ये वाला जो अफ्रीका का पार्ट था वो यहाँ से टूटकर अलग हुआ था। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मिक्स टाइप के पाए जाते हैं। कैसे, कुछ मतलब एक्टिविटी जो है उनकी अफ्रीका के लोगों की तरह है, मतलब कि थोड़े से काले, जैसे अफ्रीका में थोड़ा सा जो मतलब लोगों का रंग है वो थोड़ा सा काला पाया जाता है। इसी तरह से जो यहाँ के लोग हैं वो कुछ अफ्रीका के लोगों से मिलते जुलते यहाँ के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है और इसी मतलब कि इसी के पास ही, गिर राष्ट्रीय पर्वत के पास ही यहाँ पर जो एक पर्वत है वो है गिर पर्वत, और इसी के पास ही गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसी के पास क्या है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शेरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जो एशियाई शेर पाए जाते हैं और अफ्रीका में भी इसी तरह के ही एशियाई शेर भी पाए जाते हैं, जो यहाँ के शेरों से और वहाँ के शेरों से ये क्या है, मिलते जुलते हैं। क्योंकि ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट गोंडवाना, जब गोंडवाना लैंड अलग हुआ था तो ये वाला पार्ट क्या हुआ था, टूटकर अलग हो गया था। तो यहाँ की जो कुछ चीजें हैं वो हमारी किससे मिलती जुलती पाई जाती हैं, अफ्रीका से मिलती जुलती, अफ्रीका की इस वाले साइड से मतलब पूर्व वाले पार्ट से मिलती जुलती पाई जाती है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमारी काफी इम्पोर्टेंट पर्वत भी हैं और श्रेणियां भी है। तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक भ्रांश पर्वत है। भ्रांश पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि एक चीज और रह गई थी रुद्रदा यहाँ पे इस गिर पर्वत के लिए, कि इसी गिर पर्वत के पास ही रुद्रदामन ने अपना एक, इसी गिर पर्वत के पास ही रुद्रदामन ने एक अपना शिलालेख भी खुदवाया था, जो काफी फेमस है, परीक्षा में आता भी है। कि बताइए जो रुद्रदामन ने जो अपना शिलालेख खुदवाया था वो किस पर्वत के पास है या किस पर्वत के ऊपर है। तो आपको आंसर में भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जो गिर पर्वत है उसके पास किस राजा ने जो है अपना शिलालेख गुथवाया था, तो उसका नाम क्या होगा, रुद्रदामन। या फिर आपसे प्रश्न आ सकता है, बताइए राजा रुद्रदामन ने अपना जो शिलालेख था वो किस पर्वत पर खुदवाया था, तो आपको क्या बोलना है यहाँ पर, ये गिर पर्वत। ठीक है, एक चीज और है, यहाँ पर ही सुदर्शन झील, गिर पर्वत के पास ही सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया गया था, जिसका जो पुनरुद्धार है वो कई बार जो ये थे आपके कई राजाओं के साथ इसकी जो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है वो करवाया गया। इसके बाद आती है हमारी अजंता की गुफाएं, औरंगाबाद में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, औरंगाबाद में।
आप जानते हैं कि जो अजंता की गुफाएं हैं ये बौद्धों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, बौद्ध से जुड़ी जानकारी, भगवान बुद्ध से जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको मिलती है। अजंता की गुफाओं में काफ़ी पुरानी है ये गुफाएं और बहुत ही आकर्षित है और बहुत ही मतलब कि बहुत ही अलग ढंग से ये बनाई गई है। इसके बाद आता है हमारा बालाघाट। बालाघाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी कहाँ पर हैं, वो भी महाराष्ट्र में। इसके बाद आता है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, जो बहुत पूछी जाती हैं कि जो हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में। सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र, ये सारी पहाड़ियाँ कहाँ मिलेंगी आपको, महाराष्ट्र में मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा नीलगिरी की पहाड़ी। जो नीलगिरी की पहाड़ी है वो पश्चिम और दक्षिण के मिलन स्थल पर, आपने देखा होगा कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो पश्चिम और दक्षिण के मिलन स्थल पर स्थित है। और इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। और यहीं पर ही एक बड़ी फेमस जनजाति पाई जाती है, कौन सी, टोंडा जनजाति। तो नीलगिरी पहाड़ियां कहाँ पर है, पूर्वी और पश्चिमी के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इसके अलावा जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं इनकी जो ऊंची चोटी है वो दोदा बेटा है। और ये किस किस राज्य को टच करती हैं, देखिए ये कर्नाटक हो गया, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट इसका केरल का टच कर रहा है और इधर से थोड़ा सा पार्ट इसका तमिलनाडु का टच कर रहा है। तो अगर प्रश्न आपसे आता है कि बताइए जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो किन किन राज्यों में फैली हुई है, तो आपको जवाब क्या देना है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, 3 राज्यों में फैली हुई हैं नीलगिरी की पहाड़ियां, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके बाद जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं इसको क्या क्या कहा जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां को ब्लू माउंटेन, नीली पहाड़ियां आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इसके बाद आती है अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी। अन्नामलाई पहाड़ियों पर ही दक्षिण भारत, जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं यहीं पर ही अन्नामलाई पहाड़ियों पर ही प्रायद्वीप भारत व दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद आती है कार्डमम की पहाड़ियां, जो कि केरल राज्य में है और इसी को सबसे दक्षिण बिंदु कहा जा सकता है। आप कह सकते हैं कि जो भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत चोटी है वो कौन सी है, कार्डमम की। भारत की सबसे दक्षिण चोटी कौन सी है, चोटी नहीं, पर्वत चोटी, पर्वत श्रेणी कह लीजिए, यहाँ पे कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ियां। क्यों, इसको क्योंकि ये सबसे दक्षिणी पॉइंट पर है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं, कार्डमम की पहाड़ियां। दूसरी चीज, इन पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी भी कहा, कार्डमम की पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इन पहाड़ियों पे जो इलायची की खेती है वो बड़ी मात्रा में होती है। क्योंकि इन पहाड़ियों पर इलायची की जो खेती है वो बड़ी मात्रा में होती है, इसीलिए इन पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो हमारी जो पर्वत चोटियां हैं वो काफ़ी हैं, पर्वत जो है वो काफ़ी हैं। कौन से, तो जावदी है, एक पलानी है, एक नागर कोयल है, और भी हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी यही है, जावदी हो गई, पलानी हो गई और एक नागर कोयल हो गई। तो इसमें हम सबसे
एक इसमें है शेवराय की पहाड़ी, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और आती है कि बताइए शेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर हैं। तो आपको आंसर क्या टिक करना है, शेवराय की पहाड़ियां कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो चलिए पढ़ते हैं। शेवराय की पहाड़ियों पर ही, ये आपको याद रखना है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ऐसे ही बस याद रखना है। अगर कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए नागरकोइल की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो आपको आंसर टिक करना है तमिलनाडु में। शेवराय पहाड़ियों पर ही तमिलनाडु का एक काफी फेमस पर्यटन स्थल है। कौन सा, यादकांड, जो कहाँ पर है, शेवराय की पहाड़ियों पर स्थित है। शेवराय की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके बाद आता है हमारा जावदी पहाड़ियाँ। जावदी पहाड़ियाँ भी हमारी कहाँ पर है, जावदी पहाड़ियाँ भी हमारी तमिलनाडु में है। इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है एक पहाड़ी है, जो काफी इम्पोर्टेंट है। और ये कृष्णा नदी नल्लामलाई पहाड़ी, कृष्णा नदी गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। नल्लामलाई की पहाड़ियाँ कृष्णा नदी व गोदावरी नदी के बीच में मतलब कि एक सीमा का जो काम है वो करती हैं। इसके बाद आता है रामगिर की पहाड़ियाँ। रामगिर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो कि हमारा भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को जो आंध्र प्रदेश था, ये भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद आता है ओडिशा। उड़ीसा में जो हमारी इम्पोर्टेंट हमारी पहाड़ियाँ हैं, एक तो मलाया पहाड़ी है, एक गड़जात की पहाड़ी है। एक तो कौन सी मलाया पहाड़ी है और एक कौन सी है, गड़जात की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद आता है हमारा झारखंड। झारखंड में जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्वत है वो है डालमा पर्वत। जो डालमा पर्वत है ये चारों तरफ से स्वर्ण रेखा नदी से घिरा हुआ। आप जानते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, ये हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम नदियों का चैप्टर पढ़ाएंगे, काफ़ी अच्छी तरह से मैं आपको ये कराऊंगी कि जो कौन सी नदी है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ उसका ओरिजिन है और वह कहाँ पर गिरती है, कहाँ से एग्जिट होती है। तो फिलहाल हमें याद रखना है कि जो डालमा पहाड़ी है वो आपकी स्वर्ण रेखा नदी से घिरी हुई है। डालमा पहाड़ी स्वर्ण रेखा नदी से गिरी है। यहाँ पर बहुत से खनिज संपदा पाए जाते हैं। जो झारखंड है, यहाँ पर ये जो डालमा पहाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि बालू हो गया, बालू पत्थर हो गया, और भी काफ़ी तरह के मिनरल्स जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर कभी झारखंड से कोई भी पहाड़ी पूछी जाती है तो वो यही वाली डालमा पहाड़ी ही पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर काफ़ी तरह के जो खनिज है काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद है कैमूर। कैमूर की पहाड़ी कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो हम दूसरी क्लास लेकर आएंगे, पूर्वोत्तर भारत में जितने भी हमारी, अब इसमें पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत की जो भी 1-2 पहाड़ियाँ बची हैं, और इधर पूर्वोत्तर भारत की जैसे कि आपकी हो गई गारो खासी हिल्स वगैरह, उनके बारे में हम जानेंगे कल अगली क्लास में। और उत्तर भारत की कुछ पहाड़ियों के बारे में। सिर्फ आपको यही पहाड़ियाँ याद रखनी है और अच्छी तरह से अपना आप माइंड में जो है बिठा लेनी है। इसमें अभी हमारी एक चीज़ और रह गई है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत,
तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सब पूरा पर्वत पे भी तो चोटियां होंगी ना, ऐसे करके, ऐसे। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये वाली जो चीज़ें हैं ये मैं आपको अलग से इसका टॉपिक कराऊंगी, जैसे चोटियां हो गई और पठार हो गए। आप सभी जानते हैं जो चोटी होती है वो काफ़ी इस तरह से इनकी बनावट होती है चोटियों की, और जैसे कि जो पठार होते हैं वो समतल होते हैं। तो इस वाले टॉपिक को हम अलग से करेंगे, दोनों ही चीज़ों को हम जानेंगे, और बाकायदा मैं आपको पहाड़ बना बना के उसके ऊपर बताऊंगी कि आखिर कौन सी चोटी किस पहाड़ी पर है, और किस पर्वत की कौन सी चोटी सबसे ऊंची है। तो अगली क्लास में जानेंगे हम ये। क्लास को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।